नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो अभी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं वर्ष 2020 में उनको हम यहाँ डिस्कस करें और इसी तरह से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपके सिलेबस का, चाहे वो आपका लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम का हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट को, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों आपको लगते हों वो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आप जस्ट वो क्वेश्चन कमेंट में मुझे डाल दें तो मैं ज़रूर उसमें नेक्स्ट वीडियो आप तक बनाकर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जो पूछा गया, और देखिए ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 शब्द में उत्तर करना है। तो वर्ड की लिमिट को और प्रश्न के अंकों का ध्यान रखते हुए उत्तर हमको देना है। तो क्वेश्चन है आपसे कि गिव द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। तो वैसे आप सबको पता है कि नॉलेज का मतलब होता है आपको अनुभव होना और किसी विषय के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं था, आप उससे परिचित नहीं थे, उसके बारे में आपको जानकारी होना। ज्ञान का अर्थ ये होता है जिस बारे में हम परिचित नहीं थे, जिस चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं उसके यथार्थ रूप यानी कि एग्जैक्टली जो जैसा है उसके बारे में जब हमें पता चलता है तो हम कह सकते हैं हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान हुआ। क्योंकि जो चीज़ है जिसके बारे में हमें ज्ञान होता वो तो पहले से ही थी, लेकिन जब हम विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्रोतों से उस चीज़ के बारे में परिचित हो पाए तो हम उसे कहते हैं कि हमें ज्ञान मिला। तो ये एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है। आइए इसको हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो ज्ञान शब्द क्या है, देखिए आप सबको पता है ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध होना या अनुभव आदि होना। यानी किसी वस्तु जो कि हमारे आसपास है उसके वास्तविक स्वरूप का अर्थात जैसा कि वह है वैसा ही उसे जानना, उसे अनुभव करना और उसका बोध होना उस वस्तु का हमारे लिए ज्ञान कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी वस्तु की सही जानकारी होना ही ज्ञान है। सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य किसी जानकारी से होती है और जो हमें ज्ञात है, यानी कि किसी जानकारी से हमें होती है जो कि हमें ज्ञात है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ज्ञान एक बौद्धिक अनुभव यानी कि मानसिक प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि कुछ मानसिक गतिविधियाँ हम करते हैं, कुछ सोचने का, कुछ चिंतन करने का, किसी समस्या समाधान में अपने अनुभव का इस्तेमाल करने का। तो इस तरह की बौद्धिक अनुभव है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। तो ज्ञान इंद्रियाँ क्या है, आँख, नाक, कान, मस्तिष्क का इस्तेमाल, सोचना, चिंतन, इस तरह के अलग अलग माध्यम। अब ये सारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं आपके, तो इनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करना या ग्रहण करने के लिए हमें विचार करना पड़ता है किसी विषय के बारे में। अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो उसको समाधान ढूंढने के लिए हमें उसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, मंथन करते हैं और जो भी हमारे पास पूर्व का अनुभव है उसका इस्तेमाल करके अनुभव की शक्ति होना चाहिए। और अनुभव के प्रयोग से जो है हम किसी समस्या का समाधान या किसी विषय के बारे में जो है अपने विचार या अपनी सोच विकसित करते हैं, तो जो कि हमें मनुष्य के पास होती है। अगर ज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो कई विद्वानों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन हमने इनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को यहाँ पर लिखा। तो देखिए एग्ज़ाम में आप क्या करिएगा, जो मैं अभी आपको परिभाषाएं दे रहा हूँ उसमें से कोई एक आप लिख दीजिए, क्योंकि सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, उत्तर आपको सिर्फ 50 शब्दों में ही लिखना। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और हम लोग आगे एक डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। तो शंकराचार्य जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनके अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर को सत्य मानता है उसको ज्ञान है और जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया सुख समृद्धि को वास्तविक मानता है वो अज्ञानी। एक साधारण एक धार्मिक दृष्टिकोण से इन्होंने ज्ञान की परिभाषा दी। आगे बढ़ते बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो जो मनुष्य को सांसारिक सुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है। देखिए ये भी एक अच्छी परिभाषा है, तो आप ये भी लिख सकते हो। और अगर प्लेटो के अनुसार बात करें तो विचारों की दैवीय अवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसमें आपका साइकोलॉजिकल मतलब एक बोल से फिलॉसफिकल भी परिभाषा है, इसमें आपका दार्शनिक परिभाषा भी है और एक धार्मिक परिभाषा भी है। तो आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं परिभाषा। और ध्यान रखिएगा जितना शब्द सीमा है उसी के अनुसार लिखिएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मुझे कमेंट करिए और अगर आपको इनके PDF नोट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप अपना नाम नंबर के साथ में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
चलिए, अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम सबको पता है कि जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं या इशारों ही इशारों में अपने विचारों को एक दूसरे से साझा कर रहे होते हैं तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक, कम से कम। इससे ज़्यादा लोग होंगे तो भी संप्रेषण है, लेकिन मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। चाहे वो व्यक्ति आपस में सामने सामने हो या कहीं दूर में भी हों, लेकिन उनका होना आवश्यक है। तो ये परम इम्पॉर्टेंट है। तो संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक रूप से, लिखित रूप से या फिर सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचना का प्रेषण होता है। यानी कि हम अपने जो विचार हैं, हो सकता है कई बार जो है हम लोग उसको मौखिक रूप से बोल कर रहे हैं, कई बार होता है कि हम उसे जो है बिना बोले ही संकेतों के माध्यम से, कई बार लिख कर, कई बार इशारों के माध्यम से। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने विचारों को सामने वाले के पास पहुंचाने का प्रयास करता है और एक माध्यम से उसको पहुंचाता है तो ये प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण हेतु देखिएगा, संदेश का होना आवश्यक है। देखिए, अब संप्रेषण होना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी भाई कुछ चीज़ साझा करने योग्य हो। आप किसी को कुछ भेजना चाहते हैं, कुछ बताना, तो सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या होती है कि संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक संदेश का, एक मैसेज का होना जरूरी है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक कहलाता है, यानी कि संदेश जो भेजता है वो प्रेषक कहलाता है, और दूसरा पक्ष जो कि संदेश आपका प्राप्त करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैं प्रेषक हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप जो है प्रेषण यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता हो गए। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया होती है आमतौर पर, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। तो संप्रेषण में क्या होता है, द्विमार्गीय, आमतौर पर द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। जैसे अभी मैं आपको अगर कुछ विचार या कोई मैसेज या कुछ भी दे रहा हूँ तो ये द्विमार्गीय तब होगी जब आप मुझे रिप्लाई करोगे, कमेंट करोगे, नहीं तो ये एक ही माध्यम से रह जाएगा, कि एक पक्षीय होके रह जाती है। तो संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तक सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। संप्रेषण का जो होता है कि जो लोग भी संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल हैं, उम्मीद जैसे कि मैं और आप और हम बातचीत कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसका लाभ आपको मिलना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए तो फिर संप्रेषण सही हुई, जो कम्युनिकेशन है वो सही हुआ। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाओं को प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। यानी कि जैसे मैंने आपको कुछ बताया तो आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, आप मुझे कुछ बताओगे, आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराओगे, आपके जो भी चैलेंजेस हैं, जो क्वेश्चन चाहिए, जो PDF चाहिए, जो कुछ भी जब आप बताओगे तो मैं आपकी बातों से परिचित हुआ। तो ये क्या हुआ, संप्रेषण पूरा हुआ, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। तो संप्रेषण का आधार क्या होता है, व्यक्तिगत समझ और मनोदशा, यानी कि व्यक्तिगत समझ और मनोदशा को और ज़्यादा विकसित करना और ज़्यादा बेहतर करना ही संप्रेषण का मूल्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए। ये 2 नंबर के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम और विस्तारपूर्वक डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह से व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग डेफिनेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए भाषा अधिगम क्या, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे प्रश्न जब आपके एग्ज़ाम में आए तो सबसे पहले देखें कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा क्या गया। भाषा अधिगम, जैसे कि नाम से, यानी कि आप यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, भाषा को सीखने का। तो परिभाषा के रूप में भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। भाषा अधिगम को मोटे तौर पर अपनी मातृभाषा के अलावा जब हम कोई भी दूसरी भाषा सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जो भी हमारी जो मातृभाषा है या जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, उसके अलावा जब हम कोई भी दूसरी भाषा सीखने का प्रयास करते हैं तो उसे हम भाषा संप्रेषण या भी भाषा अधिगम कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो भाषा अधिगम को मोटे तौर पर दूसरी या विदेशी भाषाओं में संवाद करने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया की या परिभाषा के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। भाषा अधिग्रहण या भाषा सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को सीखने और समझने की क्षमता हासिल करता है, यानी कि क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। साथ ही संवाद करने के लिए शब्दों और वाक्यों का निर्माण और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है ये भी सीखता और समझता है।
तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ गए कि भाषा संप्रेषण या भाषा अधिग्रहण क्या है। भाषा सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को सीखने और समझने की क्षमता को हासिल करता है, साथ ही साथ उस भाषा को किस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए। यही है भाषा अधिगम या भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण में संरचनाएं, नियम व शब्दों का अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना शामिल होता है, यानी कि एक व्याकरण के अनुसार किस प्रकार से शब्दों की सही रणनीति होती है, सही क्रम होता है, उच्चारण क्या है, किस प्रकार से उनको बोलना, किस प्रकार से उनको लिखना, ये सारी चीज़ों का जब हम लोग प्रयोग सीख लेते हैं, इनका उपयोग करना सीख लेते हैं एक नियम के अनुसार, एक व्याकरण के अनुसार, तो इसे हम लोग कहते हैं भाषा अधिग्रहण। भाषा सीखने में विभिन्न भाषाओं के अभ्यास को संदर्भित किया जाता है, यानी कि जब भी आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसको बार बार अभ्यास भी करते हैं, चाहे वो बोलकर या लिखकर। इस प्रक्रिया में अनुवाद के माध्यम से शब्दों को सीखना शामिल है। दूसरी भाषा सीखने से कई अन्य लाभ भी मिलते हैं, जिसमें उन्नत शैक्षणिक उपलब्धि, अधिक संज्ञानात्मक विकास और अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है। सीधे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक वैश्विक विचार को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए छात्रों के लिए भाषा अधिगम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हम अपनी मातृभाषा में तो अपने विचारों को, अपने साथियों को और अपने समाज में जो लोग हैं उनको तो हम बेहतर तरीके से जो है समझा सकते हैं और उनके विचारों से हम खुद को भी मतलब उनकी बातों को भी समझ पाते हैं। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, जब हम बड़े स्तर पर काम करें, अपने देश, अपने राज्य से बाहर जाकर हम दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों के साथ काम करने का प्रयास करते हैं या उनके साथ में व्यापार करते हैं या शैक्षणिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी भाषा भी आना ज़रूरी है। और इसीलिए अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा के अलावा हमें कुछ प्रमुख भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जो भी जिसमें कि ज़्यादातर लोग विश्व में बात करते हैं, वो भाषा सीखना महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इंग्लिश सर्वोपरि है, जिसको कि आप देखते हैं कि इसको सीखना काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग विश्व में तकरीबन हर एक व्यक्ति करना थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जानता है। तो अपनी मातृभाषा के बाद जो है इस तरह की कुछ प्रमुख भाषाएं जब हम सीखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हम अपनी जो पहुंच है, हम जो अपने प्रसार है या हम जो वैश्विक स्तर पर भी काम करने में ज़्यादा कुशल हो पाते हैं, ज़्यादा सफल हो पाते हैं। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट। देखिए, इसको ना मैं ज़्यादा आपको इस तरह से ना समझाकर मैं आपको सिंपल इस तरह से समझा देता हूँ कि देखिए मोटे मोटे तौर पे एडल्ट्स हैव वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू ड्रॉ ऑन एंड लाइक देयर नीड टू बी अपॉर्चुनिटी फॉर एडल्ट टू कनेक्ट लर्निंग टू देयर ओन यूनिक पर्सनल वर्क और सिचुएशन एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू पर्सनलाइज द लर्निंग इन दिस रिगार्ड। तो एडल्ट्स क्या होते हैं, जो वयस्क होते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि वयस्कों, प्रश्न संख्या 4 है कि वयस्कों के और बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम शैली में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब एक वयस्क आदमी किसी चीज़ को, किसी कार्य को, किसी गुण को या किसी कौशल को सीखने का प्रयास करता है, तो उसको सीखने से पहले भी उसके दिमाग में बहुत सारी संबंधित विषय से संबंधित जो वो सीखने वाला है जानकारी होती है, तो उससे वो कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वयस्कों के पास बहुत सारा अनुभव होता है और जिस विषय को भी सीख रहे होते हैं उससे भी संबंधित उनको अनुभव होता है। तो जब नई चीज़ें वो सीख रहे होते हैं तो कई बार वो जिस तरह से चीज़ों को सिखाया जा रहा होता है उसको उस तरह से नहीं सीख पाते और उसमें थोड़ी बहुत मिलावट अपने अनुभव और अपने ज्ञान का भी करते हैं। जबकि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों के पास पूर्व का बहुत सारा अनुभव बहुत कम ही होता है, बहुत कम अनुभव होता है उनको किसी विषय के बारे में, क्योंकि जो भी चीज़ें वो सीख रहे होते हैं वो पहली बार ही ज़्यादातर सीख रहे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो है पहली बार ही सीख रहे हो, चाहे वो अंकगणित सीख रहे हों, चाहे इंग्लिश बोलना सीख रहे हों, चाहे वो कोई खेल खेलना सीख रहे हों, कुछ भी, तो वो पहली बार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम रहती है, तो वो सारी चीज़ें अभी तक वो पहली बार ही कर रहे होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे कि वयस्क आदमी जब कोई चीज़ सीख रहा होता है तो उसके पास उस चीज़ को सीखने से पहले उस विषय के बारे में ढेर सारा अनुभव होता है, जबकि सेम चीज़ एक बच्चे के साथ नहीं होती। बच्चा जो है उसको पहली बार सीख रहा होता, और यही एक बहुत बड़ा कारण भी होता है कि बच्चा उस चीज़ को सीखने में कई बार बहुत सारी गलतियाँ भी करता है। दूसरा, एडल्ट्स आरंट यूज टू टेकिंग एजुकेशन। अब देखिए, इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि वयस्क आदमी ना
निर्देश लेने में संकोच करता है, शायद उसके अहम को ठेस पहुंचती हो, उसके ईगो को ठेस पहुंचती हो। जैसे आप और हमें, अगर मैं आपको बीच में आपने कुछ लिखा है और मैं आपको कुछ टोक दूं या बता दूं कि यार आपने थोड़ा गलत लिखा, तो शायद आप उस बात को बुरा मान जाए। लेकिन छोटे बच्चे इसके आदी होते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें पता नहीं होती, तो वो हमेशा ज़्यादातर परिस्थितियों में लोगों के दिशा निर्देश से ही चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम ये मान लेते हैं, और ये वास्तविकता भी होती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अनुभव होता चला जाता है, ज़्यादा विषय के बारे में ज्ञान होता चला जाता है, तो हमें लगता है कि अब हम ज़्यादा दिशा निर्देश लेने की ज़रूरत नहीं है, हम विषय के बारे में जानते हैं और ज़्यादा किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो दिशा निर्देश लेने में संकोच करते हैं या दिशा निर्देश लेना पसंद नहीं करते। कौन? बड़े। लेकिन बच्चों के साथ में ये समस्या नहीं है। छोटे बच्चों को जितना ज़्यादा आप दिशा निर्देश देंगे वो उतना बेहतर करते हैं। लेकिन बड़ों के केस में कई बार जो है ये, यानी कि वयस्कों को सिखाने की प्रक्रिया में, उनकी लर्निंग की प्रक्रिया में अगर बार बार दिशा निर्देश दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका अधिगम यानी कि लर्निंग जो है डिस्टर्ब होता है। तीसरा, एडल्ट नीड स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड इंटरनलाइज देयर लर्निंग। चिल्ड्रन आर मोर सोशल। देखिए यहाँ पे इसको भी और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि आपको अगर कोई चीज़ सीखी है ना, आपने कोई चीज़ सीख लिया है, तो आप क्या करोगे, जब तक आपको जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप उस चीज़ को बताओगे नहीं किसी को या दिखाओगे नहीं। उदाहरण के लिए, आपको अगर क्रिकेट खेलना आ गया, आपने कोई स्किल सीख ली, या आपको कोई बात पता चल गई, या आपने कार चलाना सीख लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप हर व्यक्ति को बताते रहोगे कि यार मुझे कार चलाना आ गया, मुझे गिटार बजाना आ गया, या मुझे कोई नई चीज़ सीख ली। लेकिन एक छोटा बच्चा वही चीज़ जब सीखता है, यानी कि वो जब लर्निंग करता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, उनको भी सिखाता है, उनको भी बताता है। तो ये एक और भी महत्वपूर्ण एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि वयस्क व्यक्ति जब लर्निंग करता है तो वो अंतर्मुखी तरीके से करता है, व्यक्तिगत तरीके से करता है, और वो ज़्यादातर जो है साझा करने में संकोच करता है, ज़्यादा सोशलाइज तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, सामाजिक तरीके से अधिगम पसंद नहीं करता जैसे जैसे वयस्क होते जाए। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी ज़्यादातर अधिगम जो है सामाजिक वातावरण में, यानी अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में खेलते वक्त ही होती है। तो इनके अधिगम ज़्यादातर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वयस्कों का अधिगम जो है आप देखोगे कि व्यक्तिगत है, जबकि बच्चों का अधिगम जो होता है एक सामाजिक समावेश में, सामाजिक वातावरण में ही अच्छा हो पाता है। वयस्क आदमी फेल होने से डरता है। वयस्क जब किसी अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, उनके पीछे बहुत सारा डर होता है। वो इस प्रक्रिया को करने में बहुत सारा डर भी महसूस करते हैं। वो फेल नहीं होना चाहते, उनको फेल से डर लगता है। उनको लगता है कि शायद उनसे अगर फेल हो गए उस विषय को सीखने में, तो शायद उससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी या उनका अपमान होगा। जबकि बच्चे इस तरह से नहीं सोचते। बच्चे फेल होने पर उस काम को दोबारा करते हैं और उसको उनमें कोई संकोच की भावना भी उत्पन्न नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे फेल होने से नहीं डरते, जबकि वयस्क फेल होने से डरते हैं। बच्चे फेल होने पर संकोच नहीं करते, शर्म नहीं करते, जबकि वयस्क कई बार जो है लगातार फेल हो जाने पर जो है संकोच करने लगते हैं और अपनी जो सीखने की प्रक्रिया उसको कहीं ना कहीं रोक भी देते हैं। तो यही चीज़ें वो बोलते हैं ना कि बच्चों से सीखो। चिल्ड्रन लर्न बिकॉज दे आर टोल्ड टू लर्न। बच्चे सीखते हैं क्योंकि उनको बोला जाता है। बच्चों को अगर आप नहीं बोलोगे तो वो कोई नया काम नहीं करते। हाँ, बच्चे वही काम करते हैं जिसमें उनका मन लगता है। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ सीखने योग्य है और अगर आप उनको नहीं बोलते हो सीखने के लिए, तो वो नहीं सीखते। लेकिन बड़ों के साथ में ऐसा नहीं है। बड़े चीज़ों का महत्व समझते हैं, उन्हें समझते हैं कि कौन सी चीज़ उन्हें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ किस समय पर करनी चाहिए। तो वयस्क महत्व के अनुसार चीज़ों को अधिगम करना सीख लेते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती है। तो वयस्कों के अधिगम में एक बड़ी बात है कि बार बार उन्हें दिशा निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती सीखने के लिए, जबकि बच्चों को बार बार जो है दिशा निर्देश देना पड़ता है, उनको अनुशासित करना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ज़रूर सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब अगला प्रश्न है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। देखिए, संप्रत्यय निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के प्रमुख चरणों की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन संप्रत्यय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से 4 स्टेजेस में होती है। आप किसी विषय के बारे में कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हो वो हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप मान के चलिए आप अपने घर में हो और
कहीं से आपको पता चल जाता है कि ना वहाँ बारिश हो रही होगी या आज मौसम अच्छा है, तो आप एक अपने ऑफिस के या अपने स्कूल के या अपने प्लेग्राउंड या अपने दोस्त के बारे में कुछ सोचना शुरू करते हो, तो आप एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हो। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता कैसे वो देखिए। किसी संप्रत्यय का निर्माण करने के लिए बालक को या किसी व्यक्ति को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। पहला, निरीक्षण। निरीक्षण द्वारा बालक किसी वस्तु या विषय आदि के संप्रत्यय का निर्माण करता है। उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से निरीक्षण करना, परीक्षण करके हम जब किसी विषय के बारे में समझ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उसके बारे में जब हम थोड़ा अनुभव अर्जित कर लेते हैं, यानी कि पहला काम हम करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, संप्रत्यय निर्माण में, कि हम पहले जिस विषय के बारे में संप्रत्यय निर्माण करने वाले हैं उसका हम करते हैं निरीक्षण। फिर जो हमारा पहले का अनुभव है, जिस विषय को लेकर हम अभी चर्चा करें, उसके बारे में जो भी चीज़ हम जानते हैं उसकी तुलना करते हैं, जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं उससे, और फिर पृथक्करण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे सामने कोई दूर से देख रहे कोई जानवर आ रहा है जो 4 पैरों पर चल के आ रहा है, तो हम उस जानवर को देख के उसका निरीक्षण करते हैं, उसके रंग रूप पे, उसके चाल ढाल पे, उसकी आवाज़ पर, उसके चलने की गति पर, बहुत सारी चीज़ों पर, और फिर उस जानवर को फिर हम क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं जिन जानवर के बारे में हम पहले जानते हैं। फिर तीसरे में क्या करते हैं, जब हम समझ पाते हैं कि यार ये इसकी चाल गाय की तरह, या इसकी कुत्ते की तरह, या इसकी भैंस की तरह, या घोड़े की तरह, गधे की तरह, टाइगर की तरह, यानी कि शेर की तरह, कैसे भी, जब हम उसको उस तरह से समझ पाते तो फिर हम उसका पृथक्करण करते हैं, यानी कि कैटेगराइजेशन करते हैं उसका। तो बालक 2 संप्रत्ययों में असमानता और समानता की बातों को अलग करता है, यानी कि अब हम देख लेते हैं कि सामने का जानवर खूंखार वाला है या पालतू है। तो इस तरह से खूंखार की कैटेगरी में अगर जानवर खूंखार होगा, यानी कि जानलेवा होगा, तो उसको खूंखार या हम लोग कह सकते हैं कि जंगली जानवर की श्रेणी में रख देंगे, और अगर पालतू होगा तो पालतू की श्रेणी। तो पृथक्करण करते हैं तीसरे स्टेज में। चौथे स्टेज में क्या करते हैं, सामान्यीकरण। अब पृथ्वी करने के बाद में अब उस जानवर को अगर हमने पालतू के कैटेगरी में रखा, तो फिर हम देखते हैं कि पालतू में भी कौन से पालतू जानवर जैसा है, गाय जैसा है, घोड़े जैसा है। अगर जंगली जानवर बोल रहे हैं तो देखेंगे भालू है कि हाथी है कि शेर है कि टाइगर है। तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सामान्यीकरण करना शुरू करते हैं। और आखिर में जब हम लोग एकदम निष्कर्ष कर लेते हैं कि भाई ये तो गाय के जैसा है, तो फिर आखिर में हम उसको परिभाषित कर देते हैं, यानी कि हम लोग उसको परिभाषा कर देते हैं। बालक निर्माण के उपयुक्त 4 स्तर से गुजरने के बाद वास्तविक संप्रत्यय का निर्माण उसके अंतर्मन में बनाना शुरू, और फिर हम फाइनली कहते हैं कि नहीं यार ये तो गाय जैसा बिल्कुल दिख रहा है और ये क्या है, गाय है। तो इस तरह से संप्रत्यय का निर्माण होता है। अगर इस चीज़ें जो मैंने आपको बताई कुछ समझने में दिक्कत हो रही होगी दोस्तों, तो आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट पार्ट में इसी के हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं।